हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लूसेंट बुक से लिए हैं। पूरी लूसेंट बुक पर आधारित क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो उनके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दिए, मैंने शुरुआत से भौतिक विज्ञान के पूरे सीरीज के रूप में पूरी भौतिक विज्ञान लूसेंट की पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और इसके बाद में वो भी जीव विज्ञान और केमिस्ट्री तीनों साइंस में पूरी तरीके से आपकी कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। तो किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। हमारा मात्रक करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। दो प्रकार के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, एएसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या। तो एएसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7 है। तो मूल मात्रकों की संख्या कितनी होगी, 7। अगला क्वेश्चन, लंबाई का एएसआई मात्रक। तो लंबाई का एएसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का एएसआई मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द्रव्यमान का एएसआई मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का एएसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का एएसआई मात्रक किलोग्राम होता है। मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और पूरे एक एक करके कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। आपको मैं पूरी कंप्लीट लूसेंट तैयार करा दूंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, समय का एसआई मात्रक। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो समय का एसआई मात्रक सेकेंड होगा। ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है। हमारा कैंडेला करेक्ट होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। मोल में उसे मापा जाता है पदार्थ का परिमाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिए, समतल कोण का एसआई मात्रक होता है। तो समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। और ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13, ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। समतल कोण का रेडियन और ठोस कोण का स्टेरेडियन एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, प्रकाश वर्ष का। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष से क्या नापा जाता है, दूरी नापी जाती है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। कितना होता है, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। यदि यार किलोमीटर में पूछता है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10 की पावर 12 किलोमीटर आ जाएगा। 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर, या तो फिर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक बराबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बल का एसआई मात्रक होता है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है।
अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिए, 1 न्यूटन बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कार का एसआई मात्रक होता है, तो कार का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, कार का एसआई मात्रक जूल होता है। कार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्घ। सीजीएस पद्धति में कार का एसआई मात्रक, सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर कितने अर्घ होता है, क्वेश्चन नंबर 25, 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के, 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है 1 जूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दी, वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, अदिश राशियां कहलाती हैं, जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, द्रव्यमान कैसी राशि है, तो द्रव्यमान कैसी राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, चाल कैसी राशि है, तो चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है, जिसमें केवल परिमाण होता है दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा कैसी राशियां हैं, तो ये सब कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं, इनमें केवल और केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या दी, वैसी भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है कहलाती है। यहाँ पे जिन होगा, दिन लिखा, जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहती है कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, तो वो सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, वेग कैसी राशि है, तो वेग कैसी राशि है, वेग सदिश राशि है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, विस्थापन, बल, त्वरण कैसी राशियां हैं, तो विस्थापन, बल और त्वरण ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं, जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिए, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है। अब हमारा दूरी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, दूरी कैसी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है, जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती। अगला क्वेश्चन, दूरी सदैव होती है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, दूरी का एसआई मात्रक होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को कहा जाता है, तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी हमारी विस्थापन कहलाती है, हमारा विस्थापन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है, तो विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, विस्थापन होता है, तो विस्थापन कैसा, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तो हमारा क्या होता है, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैंने क्या बताया कि यदि यार कोई भी दो बिंदु हैं तो उनके बीच की लंबवत दूरी हमारी होती है, क्या, विस्थापन होती है, तो लंबवत दूरी विस्थापन होती है, बिल्कुल सीधी लंबवत दूरी विस्थापन होती है। अब यदि यार मैं बात करूं कि जैसे मान लो कोई यहाँ से चलना शुरू करता है और गिर के फिर वापस यहीं पर आ जाता है, ऐसे चक्कर लगा के वापस यहीं पे आ जाता है, तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, शून्य होगी, तो हमारा विस्थापन शून्य भी हो सकता है, इसी तरीके से ऋणात्मक भी हो सकता है, तो विस्थापन कुछ भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी कहा जाता है, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, चाल हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, चाल का एसआई मात्रक होता है, तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे हमारा क्या होता है, समय होता है, ठीक, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, एक निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहा जाता है, तो एक निश्चित दिशा में तय
एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। हमारा वेग सही होगा। अगला क्वेश्चन, वेग का एसआई मात्रक। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेग का भी एसआई मात्रक और चाल का भी, दोनों का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण यदि अगर हमारा ए हो तो त्वरण बराबर क्या होता है? v माइनस यू अपान टी। मतलब v का मतलब क्या होगा? अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, वेग परिवर्तन की दर मतलब बटे समय हमारा क्या होगा? त्वरण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, त्वरण का एसआई मात्रक होता है। तो त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण कैसा होता है? तो त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा, जिसे हम मंदन कहते हैं, जिसे हम मंदन कहते हैं। तो वो क्या होता है? यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण हमारा ऋणात्मक होता है, उसी को हम मंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को कहा जाता है। तो जब वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे क्या कहा जाता है? वृत्तीय गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वृत्तीय गति कैसी गति है? तो वृत्तीय गति कैसी गति होती है? एक त्वरित गति होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे कहा जाता है। तो जितने कोण से वो घूम जाती है उसे क्या कहा जाता है? कण का कोणीय वेग कहा जाता है, कण का कोणीय वेग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो भौतिकी का पिता किसे कहते हैं? न्यूटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया? तो किसमें किया? प्रिंसिपिया में किया था। कब? 1687 में। 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह ऐसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है। प्रथम नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया था? यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी, यदि वह गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिए? बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है? तो किस नियम से मिलती है? प्रथम नियम से मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है? हमारा बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो क्यों झुक जाते हैं? विराम जड़त्व के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला क्वेश्चन, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? गति के जड़त्व के कारण, गति के जड़त्व के कारण। यदि अगर वो अचानक चलती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि विराम के जड़त्व के कारण। यदि यार गाड़ी चल रही है और रुक जाती है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, तो गति के जड़त्व के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, कंबल को हाथ से फटकार कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर क्यों गिर पड़ते हैं? तो क्यों? जड़त्व के कारण गिर पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि? संवेग सदिश राशि है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 62 है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड संवेग का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल हमारा बल कहलाता है। बल यानी F बराबर क्या होता है हमारा? ma होता है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का द्वितीय नियम है। अगला क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से निकलता है? तो बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या दिए? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तृतीय नियम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। यह सिद्धांत है। तो यह कौन सा सिद्धांत है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल आवेग कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 69। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल। बल गुणे समय अंतराल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। आवेग कैसी राशि है? तो आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है। आवेग का मात्रक है, तो आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, क्या कहलाता है? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है और केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है उसे हम कहते हैं अभिकेंद्री बल। अभिकेंद्री बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर आधारित होती है? तो कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्री बल पर आधारित होती है। अपकेंद्री बल पर। बंदूक से गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? तो न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? तृतीय नियम के तहत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 क्या दिए? दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस बल पर आधारित होती है? तो किस बल पर? अपकेंद्री बल पर। अपकेंद्री बल पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट को उड़ाना न्यूटन के किस नियम के तहत होता है? तो रॉकेट को उड़ाना न्यूटन के तृतीय नियम के तहत होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 क्या दिए? बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति हमारी क्या कहलाती है? बल आघूर्ण कहलाती है। तो बल आघूर्ण बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 78, बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे आघूर्ण भुजा। बल गुणे आघूर्ण भुजा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिए? बल आघूर्ण का मात्रक होता है। तो बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या दिए? सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है सरल मशीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? तो उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन से? आलंब, आयास और भार। 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहा जाता है? उसे आलंब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो बल लगाया जाता है तो उस बल को आयास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 84 क्या दिए? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम भार कहते हैं। जो बोझ उठाया जाता है उसे बोझ को हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक
तीन प्रकार के होते हैं। अब उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, कौन से? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F, आयास E तथा भार W के बीच में स्थित होता है? अब यदि अगर आलंब बीच में है तो हमारा कौन सा वर्ग का उत्तोलक होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है। मतलब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब हमारा बीच में होता है, वो भी किसके? तीन ही तो बिंदु होते हैं, तो कौन किसके बीच में होगा? आयास और भार के बीच में होगा आलंब। तो आप सीधे याद रखिए, यदि यार आलंब बीच में होता है तो वो कौन से श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, किस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक के बराबर तथा एक से कम भी हो सकता है? तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में होता है कि यांत्रिक लाभ एक से अधिक भी होता है, एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा गया। रेलवे के पिछले और एलपी टेक्नीशियन के पेपर में प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन उत्तोलक से जरूर पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच में भार होता है? अब यदि अगर भार बीच में है तो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा? द्वितीय श्रेणी का। यदि अगर आलंब बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, यदि अगर भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिए? किस प्रकार के उत्तोलकों में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है? तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, कैंची तथा पिलास किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? तो कैंची तथा पिलास किस श्रेणी के हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, क्योंकि इनमें बीच में आयास होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, सरौता तथा नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो किस श्रेणी के? बीच में भार है, बीच में भार रखा जाता है, इसका मतलब वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि सरौता में भी बीच में रखते हैं भार और नींबू में भी बीच में रखते हैं भार, नींबू निचोड़ने की मशीन में भी बीच में भार रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, कील उखाड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है? तो किस श्रेणी के हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, एक पहिया की कूड़ा ढोने की गाड़ी किस श्रेणी का उदाहरण है? तो किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। अगला क्वेश्चन, और एक बात मैं बता दूं, जब भी ये कोई भी उपकरण हो जो क्रॉस के रूप में होता है और बीच में यदि बिंदु में वो मिला होता है तो वो हमेशा क्या होता है? बीच में आयास होता है। इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं? प्रथम श्रेणी का उपकरण कहते हैं। और जब कोई ऐसा उपकरण हो जिसमें बीच में भार रखा जाए, तो बीच में भार रखा जाता है यदि अगर, तो वो हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से क्रॉस वाला उपकरण होगा और बीच में वो जुड़ा होगा, जैसे कैंची होती है तो बीच में जुड़ी होती है, तो इस प्रकार का कोई भी उपकरण होगा जिसमें आयास बीच में है तो हमारा क्या होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। और यदि यार भार बीच में है तो वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ये आपको याद करने की ट्रिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 94 क्या दिए? किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब F तथा भार W के बीच में आयास E होता है? तो किसमें आयास E जब बीच में होता है तो क्या होगा? हमारा 94 का तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 95 क्या दिए? किस श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है? तो किस श्रेणी में? तृतीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी में एक से अधिक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, एक के बराबर हो सकता है। द्वितीय श्रेणी में सदैव एक से अधिक होता है और तृतीय श्रेणी में सदैव एक से कम होता है यांत्रिक लाभ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 क्या दिए? क्वेश्चन नंबर 96 दी है, सिंडासी तथा शीश झूला किस श्रेणी के उत्तोलक हैं? तो किस श्रेणी के हैं? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो किस श्रेणी के हैं?
तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? तो संतुलन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाते ही पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को क्या कहते हैं? ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। अब यदि अगर वो पूर्व स्थिति में नहीं आएगी तो वो हमारा क्या होता है? अस्थायी संतुलन होता है। याद रखना, स्थायी संतुलन क्या होता है? यदि यार वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाए विस्थापित करने के बाद में, जब हम बल हटा लें तो हमारा स्थायी संतुलन होता है। तो यदि यार पूर्व स्थिति में ना आए तो वो हमारा क्या होता है? अस्थायी संतुलन होता है। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया है? वह बिंदु जहां वस्तु का समस्त भार कार्य करता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र कहा जाता है जहां पर वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। तो ये रहे भौतिक विज्ञान के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लूसेंट बुक से लिए हुए हैं। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो भी दोस्त आपकी तैयारी करते हैं सभी के बीच में शेयर कीजिए। हर व्यक्ति के पास में वीडियो पहुंचना चाहिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।